है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पदक विजेताओं को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री की ओर से तमाम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पदक विजेताओं को नवाजा है। और साथ उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवाजा है। राज्य का गौरव बढ़ाने वालों को सम्मानित किया गया। खेल प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। शुभम जुयाल ने रजत पदक अपने नाम किया है। उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। और इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खिलाड़ियों को सराहते हुए नजर आए। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया, उन्हें इनाम दिया, पुरस्कार दिया और साथ ही प्रोत्साहित भी किया है। देहरादून में तीलू रौतेली पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। आज हम अदम्य साहस, अद्वितीय पराक्रम और नारी शक्ति के अमर प्रतीक वीरांगना तीलू रौतेली जी का उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। साथ ही आज का ये अवसर हमारी मातृशक्ति के साहस, समर्पण और सेवा को भी नमन करने का दिन है। उन सभी का स्मरण करने का दिन है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में एक पहचान स्थापित की है। उन्होंने विशिष्टताएं समाज के सामने रखने का काम किया है, एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। आज ऐसे हम विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली सभी वीरांगनाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार तथा 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को आंगनबाड़ी पुरस्कार से भी सम्मानित कर रहे हैं। मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी बहनों को, सभी बेटियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि आपका ये सम्मान प्रदेश की समस्त मातृशक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करेगा, उनको हर क्षेत्र में अपने अपने कर्म क्षेत्र में और उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। हमारा उत्तराखंड वीरों के साथ साथ वीरांगनाओं की भूमि भी रही है। जब भी हमारी वीरांगनाओं के अदम्य साहस और उनके पराक्रम की चर्चा होगी तो वीरांगना तीलू रौतेली का नाम अत्यंत गौरव और सम्मान के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने महज 15 वर्ष की आयु में युद्ध भूमि में अपने अद्वितीय रण कौशल से अपने विरोधियों को परास्त किया और उनका जीवन हम सभी के लिए स्वाभिमान, साहस और नारी शक्ति की पराकाष्ठा का जीवन प्रतीक है। उन्होंने सब दुनिया को दिखाने का काम किया कि जब बेटी ठान लेती है तो किसी भी चुनौती के आगे झुकती नहीं है। कोई भी चुनौती हो, उस चुनौती का सामना करती है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तु तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। देवता भी वहां विचरण करते हैं, हमेशा उस स्थान पर उनकी कृपा बनी रहती है। इसी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी तू नारायणी के मंत्र के साथ मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए निरंतर अपने कालखंड में काम किया है। अनेकों ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट मानना है कि भारत का विकास तब तक अधूरा है जब तक हमारी नारी शक्ति आत्मनिर्भर नहीं बन जाती, जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती है, सशक्त नहीं हो जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और
जहां केंद्र सरकार ने महिलाओं को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो महिलाओं को संसद विधानसभाओं में 33% का आरक्षण की मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर में करोड़ों करोड़ शौचालयों का निर्माण कर हमारी बहन बेटियों के आत्मसम्मान की रक्षा करनी हो, या उज्ज्वला योजना द्वारा महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो। चूंकि काफी समय हो गया और हम सबको थोड़ा स्मरण करना चाहिए पीछे कि पहले के समय में जब गैस का सिलेंडर लेना होता था, गैस चूल्हा लेना होता था, तो हमारे माननीय सांसद महोदय यहाँ पर बैठे हैं, आज तो इनके पास कोई नहीं आता होगा कि हमको गैस का सिलेंडर दिला दीजिए, कनेक्शन दिला दीजिए। लेकिन मुझे याद है, मैं भी उस समय छोटा था, मैं देखता था कि एक सांसद को कुछ गैस के कनेक्शनों का अलॉटमेंट करने का अधिकार होता था। उस समय ऐसा प्रावधान किया गया था कि 10-20 पूरे अपने कालखंड में एक सांसद इतने ही जो है लोगों को गैस के कनेक्शन आवंटित कर सकता था। उसके लिए भी सांसदों को जो है विशेष रूप से वो प्रावधान, वो सुविधा दी गई थी कि अपने क्षेत्र के एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, मेरा कनेक्शन उसी में आया था। देखिए अब आपने भी उस समय जो है यहाँ के लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में सरदेव खंडूरी जी उस समय यहाँ के सांसद होते थे, तो उसमें मिला कह रहे हैं आप। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती थी और बड़ा अभाव होता था। प्रधानमंत्री जी ने इस दर्द को समझा कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं किस प्रकार से चूल्हे के धुएं के कारण से उनको अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती थी, आंखों से आंसू निकलते थे धुएं से, आंखें खराब हो जाती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे। और उन्होंने सभी के लिए उज्ज्वला योजना चलाई और करोड़ों करोड़ों मातृशक्ति को इस धुएं से मुक्ति दिलाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लखपति दीदी योजना के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, ये सारे ही काम उनके नेतृत्व में हुए। और इन सभी ऐतिहासिक कदमों ने देश की मातृशक्ति के जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हमारी राज्य सरकार भी महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित होकर हम काम कर रहे हैं। हमने जहां राज्य की महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण लागू किया है, विधानसभा में हमने विधेयक लाकर इसका प्रावधान किया है। वहीं महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के अधिकार के लिए सबसे पहले पूरे देश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक काम भी देश में सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हुआ है। इसके अलावा मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जैसी योजनाएं हम चला रहे हैं। साथ ही राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिससे हजारों महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपना रोजगार कर रही हैं, आजीविका का साधन उनका बना है। इसके अलावा हमारी सरकार ने ये 2023 में तीलू रतौली पुरस्कार की सम्मान राशि को 31,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की राशि भी 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया गया था। आज के इस अवसर पर चूंकि ये आज बड़ा शुभ दिन है, तो मैं आज ये तीलू रतौली पुरस्कार की जो राशि है 51,000 रुपए, इसको 75,000 रुपए करने की घोषणा करता हूं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की
51,000 से 61,000 रुपये करने का यह भी आज मैं घोषणा करता हूँ। ये केवल पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि यह आपकी सेवा, समर्पण और योगदान के प्रति हमारी सरकार का हमारा भाव है, हमारा सम्मान है। हमारी सरकार प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के सर्वांगीण विकास के लिए और बच्चों और माताओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है, क्योंकि बच्चों के शुरुआती विकास में हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए बड़ी घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी के आग्रह पर सीएम ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे बुनकरों और हस्तशिल्पियों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की जो शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजना का प्रस्ताव तैयार कर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कार्यक्रम में उत्कृष्ट बुनकरों और हस्तशिल्पियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं भरत सिंह चौधरी ने खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी में खरीदारी की और साथ ही लोगों से स्थानीय उत्पाद अपनाने की अपील भी की। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जन कल्याण और विकास से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। हल्द्वानी के लामाचौड़ में हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए करीब 30 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी गई। पशुपालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी गाय और भैंस खरीद पर 60% तक अनुदान मिलेगा। वहीं मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी देकर न्यूनतम मजदूरी, ओवर टाइम के दोगुने भुगतान और साथ ही समान काम के लिए समान वेतन जैसे प्रावधान किए गए हैं। राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 पद सृजित होंगे। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ समझौते का रास्ता साफ हुआ है। तो देखिए, विकास को रफ्तार देने के लिए लगातार शासन और प्रशासन एक साथ मिलकर काम कर रहा है। अब इसी सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां नियमावली को मंजूरी दी जा चुकी है और इसके बाद श्रमिकों के चेहरे खिले हुए नजर आए। कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि सभी फैसलों को, योजनाओं को जल्द से जल्द लागू किया जाए। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश के मेगा प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। बैठक में बड़े निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। ऊर्जा विभाग के प्रोजेक्ट्स में मासिक और त्रैमासिक लक्ष्य तय कर निगरानी पर जोर दिया गया। वहीं रुद्रपुर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों का निर्माण जल्द पूरा कर कक्षाएं शुरू करने को कहा गया। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के काम में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। शारदा घाट के काम में देरी पर मुख्य सचिव ने नाराजगी व्यक्त की। वहीं कुंभ 2027 को देखते हुए ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर का काम दिसंबर 2026 तक पूरा करने योग्य हिस्से में तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, बैठक के दौरान मुख्य सचिव की ओर से निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द सभी काम पूरे हों। उत्तराखंड में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने विभागीय अधिकारियों और ऑटोमोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पुरानी और आउटडेटेड बसों को दोबारा उपयोग में लाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इन बसों को रेट्रोफिट तकनीक के जरिए इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा। कंपनी ने इसका प्रस्तुतिकरण भी दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। मंत्री ने विस्तार से कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही इलेक्ट्रिक बसों में लाइव लोकेशन और ऑनलाइन टिकट बुकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। इससे उत्तराखंड की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। तो देखिए, अब यातायात तंत्र को एक नया स्वरूप देने की कोशिश में विभाग जुटा हुआ है। अब सड़कों पर आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी और इनमें नई और आधुनिक सुविधाएं भी दी जाएंगी, जैसे कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग और ट्रैकिंग जैसी तमाम सुविधाएं प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे अब
राहगीरों को बेहतर यातायात मिलेगा और उनकी यात्रा सुगम होगी। तो प्रशासन लगातार इन तमाम पहलुओं पर काम कर रहा है और एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई इसी सिलसिले में, जहां सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सभी योजनाओं को धरातल पर लागू किया जाए। रेट्रोफिट तकनीक से परिवहन तंत्र को एक नया स्वरूप देने की कवायद विभाग की ओर से तेज की जा चुकी है। इसी सिलसिले में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। विभाग द्वारा जो है पुरानी बसें उनको ई में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे प्रस्ताव हमारे पास आए, तो हम सारे जो हमारी बसें आउटडेटेड हो गई हैं, जो स्क्रैप में जाती थी, उनका भी कैसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, इसके बारे में जो है प्रेजेंटेशन दी। बॉम्बे से कंपनी आई थी, वो उसको ई में कन्वर्ट करेंगे और अनुबंध से करके परिवहन विभाग के साथ उसको नए नए रूट से हम लोग चलाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड क्रीड़ा विश्वविद्यालय गौलापार के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री के सामने खेल विभाग ने विश्वविद्यालय में चल रहे निर्माण और सुविधाओं की प्रगति की जानकारी दी। सीएम ने अधिकारियों को सभी काम तय समय में पूरा करने और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को नई खेल नीति, खेल विजन और लेगेसी प्लान के अनुसार विकसित किया जाए। यहाँ आधुनिक खेल मैदान, प्रशिक्षण केंद्र, खेल विज्ञान और साथ ही खेल चिकित्सा जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय युवाओं को खेल शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर देगा। तय समय पर अब सभी काम पूरे होंगे। खेल प्रतिभाओं को नए अवसर देने के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। आधुनिक खेल सुविधाओं पर सरकार का पूरा जोर है। मसूरी में हरियाली तीज का रंग इस बार लोक संस्कृति के साथ सियासत में भी घुला हुआ नजर आया। नगर पालिका टाउन हॉल में बीजेपी महिला मोर्चा के तीज उत्सव में महिलाओं ने झुमेलो, लोकगीत और सामूहिक नृत्य के जरिए गढ़वाली संस्कृति की शानदार झलक पेश की है। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं ने 2027 में जीत का भरोसा जताया और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता निर्मला जोशी भी शामिल रही। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। उन्होंने गणेश जोशी के मसूरी में पिछले 15 सालों के कामों का जिक्र करते हुए कहा कि 2027 में उनकी जीत होना तय है। शर्मा जी को, उनके पूरी टीम को कि उनके नेतृत्व में जो ये आज भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, माननीय मंत्री जी मसूरी विधानसभा की अगर वो बात करें तो मुझे लग रहा है कि उनका जो आज हमारे मसूरी मंडल महिला मोर्चा द्वारा आयोजित तीज के कार्यक्रम में हमारी बहन बहुत ही कर्मठ यशोदा शर्मा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे भी सहभाग करने का मौका मिला। तो मैं सबसे पहले तो सभी प्रदेश के बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और ये त्योहार आप सबके जीवन में हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ लाए। आज हमारे मसूरी मंडल महिला मोर्चा द्वारा आयोजित तीज के कार्यक्रम में हमारी बहन बहुत ही कर्मठ यशोदा शर्मा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे भी सहभाग करने का मौका मिला। तो मैं सबसे पहले तो सभी प्रदेश के बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और ये त्योहार आप सबके जीवन में हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ लाए। नेताओं ने सियासी निशाना भी साधा है और खूब सियासी गदर मचा, वार पलटवार का दौर देखने को मिला। और वहीं श्रावण मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु चमोली पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चमोली पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। पुलिस के मुताबिक कुछ वाहन चालक मॉडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग करते पाए जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार के निर्देश पर एक सप्ताह में बिना हेलमेट के 43, ट्रिपल राइडिंग के 27 और मॉडिफाइड साइलेंसर के 42 चालान किए गए। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन साथ ही सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी है। अभियान ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा। तो देखिए, यातायात नियम तोड़ने वालों पर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है।
सावन महीने की कांवड़ यात्रा पूरे भक्तिभाव और उत्साह के साथ चरम की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। देश भर से लाखों शिव भक्त हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल लेकर आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की तैयारी में हैं। अब इसी बीच हरिद्वार में आस्था और पारिवारिक प्रेम की भावुक तस्वीर भी सामने आई। बागपत से एक पिता अपने नन्हे बेटे और बेटी के साथ कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचे। बच्चों ने बताया कि वो अपनी दादी के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। मासूम बच्चों का कहना है कि उन्हें भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है और उनकी सच्ची प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। बच्चों की भक्ति और दादी के प्रति उनका प्रेम श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये तस्वीर आस्था के साथ भारतीय पारिवारिक संस्कारों की भी खूबसूरत मिसाल पेश कर रही है। तो देखिए, अब कांवड़ यात्रा धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर पहुंच रही है। ऐसे में शिव भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है और वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुके हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। और ठीक ऐसे ही तमाम इंतजाम भी प्रशासन की ओर से देखने को मिल रहे हैं। लगातार अधिकारी और कर्मचारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कांवड़ यात्रा में बच्चों की निश्चल भक्ति भी देखने को मिली, जहां छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी दादी की लंबी उम्र की कामना लिए शिव भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। भोलेनाथ से दादी की लंबी उम्र की मनोकामना तमाम बच्चों की ओर से की जा रही है। कांवड़ यात्रा में बच्चों का भी श्रद्धा भाव देखने को मिला है। तस्वीरें देखिए किस तरह नन्हे नन्हे बच्चे कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने बताया कि इनकी कामना है कि उनकी दादी की उम्र लंबी हो और भगवान शिव से यही वरदान मांगने के लिए इतनी कठिन यात्रा ये छोटे छोटे बच्चे तय कर रहे हैं। दादी के स्वास्थ्य की कामना लेकर हरिद्वार पहुंचे बच्चे और यहाँ से गंगा जल लेकर अब अपने गंतव्य की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए स्थिति पर यातायात व्यवस्था भी सुचारू रखी गई है और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिव भक्तों को परेशानी ना हो और साथ ही ऐसा ना हो कि राहगीर मुश्किल में पड़ जाए। तो दोनों चीजों को एक साथ लेकर प्रशासन कार्यरत प्रयासरत नजर आ रहा है। लक्सर के रायपुर गाँव में उस वक्त मातम पसर गया जब देवप्रयाग में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत की खबर पहुंची। जानकारी के मुताबिक अफजाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कार से देवप्रयाग जा रहे थे और इसी दौरान अचानक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में अफजाल, उनकी पत्नी और 4 बच्चों समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एम्स भेजा जा रहा है। हादसे की खबर मिलते ही रायपुर में कोहराम मच गया। मृतक के गांव में उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। पूरे गांव में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।